Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 24th of June 2021. तो 24 जून 2021 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल एवं हमारे इंस्टाग्राम पेज की लिंक मिल जाएगी। यू कैन ज्वाइन अस फ्रॉम देयर। इसके साथ ही हमने जो सी सैट का कोर्स यूपीएससी प्रीलिम्स के रिवीजन सीरीज का कोर्स स्टार्ट किया था, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट में उनकी भी लिंक आपको मिल जाएगी। स्टार्ट करते हैं आज के सवालों के साथ जिनके जवाब आपको देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब दो स्टेटमेंट्स दिए हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स कन्फर्ड बाय आर्टिकल 223 कैन अपॉइंट अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट एज एन एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट। तो क्या जो प्रेसिडेंट है आर्टिकल 223 के अंतर्गत वो किसी जज को एज कैन अपॉइंट अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट एज एन एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ एन हाई कोर्ट। तो दिस इज द क्वेश्चन टू यू। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है एन एक्टिंग जज कैन नॉट होल्ड ऑफिस आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 62 ईयर्स। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि जो एक्टिंग जज होगा वो 62 साल के बाद होल्ड नहीं करेगा ऑफिस। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? वन ओनली, टू ओनली, बोथ या नन? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? क्वेश्चन नंबर 2 इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च। मैंने आपको पढ़ाया था 2 दिन पहले न्यूज एनालिसिस में, गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च क्या है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है इट इज अ फील्ड ऑफ रिसर्च focused on growing generations of microorganisms under conditions that cause mutations in a virus। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है इट अलाउज साइंटिस्ट टू बेटर प्रिडिक्ट द emerging infectious diseases and develop the vaccines and therapeutics। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? वन ओनली, टू ओनली, बोथ या नन? एंड क्वेश्चन नंबर 3 इज सुसाइड वर्ल्ड वाइड रिपोर्ट। तो सुसाइड वर्ल्ड वाइड रिपोर्ट जो है वो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करती है आपको बताना है। फर्स्ट इज यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स या यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। तो दिस इज द क्वेश्चन टू यू। आपको बताना है कि इनमें से कौन निकालता है सुसाइड वर्ल्ड वाइड रिपोर्ट। सो दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है ना। आई होप यू विल ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे मैं आपको बताता हूं। मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे है क्रिटिकली एनालाइज द रीसेंट सर्कुलर ऑफ ब्लेंडेड लर्निंग बाय यूजीसी। यूजीसी ने रिसेंटली एक ब्लेंडेड लर्निंग का सर्कुलर दिया है। आज एडिटोरियल हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद मैं एडिटोरियल में पूरे तरीके से उसको डिस्कस करूंगा, उसके बाद आप आंसर लिखिएगा, ठीक है ना। ताकि आपको आप देखिए, चेक करिए कि आपको नॉलेज होने के बाद आप कितने अच्छे से उसको पुट कर पाते हैं। मतलब कई लोग देखना आप लोग नहीं पुट कर पाओगे मेरे पूरे बताने के बाद, हर एक पॉइंट बताने के बाद, ठीक है ना। तो यही होता है मेंस आंसर राइटिंग में, जितना जल्दी आप स्टार्ट करेंगे उतना जल्दी आप एग्जाम क्वालिफाई करेंगे। अदरवाइज आप घिसते रहेंगे 6 साल तक और बड़ा मुश्किल है फिर एग्जाम निकल पाना अगर आप मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं करते हैं, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं, न्यूज एनालिसिस पार्ट में आते हैं। पहली जो न्यूज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है सॉफ्ट पावर के रिगार्डिंग। क्या है सॉफ्ट पावर, किसने ये टर्म दिया है, मैं सारी चीजें बताता हूँ। सॉफ्ट पावर का जो टर्म है वो जोसेफ नाय ने दिया है, जोसेफ NYE, याद रखिएगा जोसेफ नाय। ही गेव दिस टर्म ऑफ सॉफ्ट पावर। एंड ये सॉफ्ट पावर क्या होती है? देखो क्या होता है कि जैसे एक कंट्री की हार्ड पावर मैंने आपको पहले बताया था, जैसे मिलिट्री पावर हो गई, तो मिलिट्री पावर के अगेंस्ट जो किसी कंट्री की कल्चरल पावर होती है, उसका कल्चरल इन्फ्लुएंस कितना है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस कितना है, फॉरेन पॉलिसी इन्फ्लुएंस कितना है ना। तो ये सारी चीज़ें जो आती हैं वो सॉफ्ट पावर के अंतर्गत आती है, ठीक है ना। तो उसके अंदर आपको क्या क्या पता चल गया कि सॉफ्ट पावर के अंतर्गत आती है फॉरेन पॉलिसी इन्फ्लुएंस, कल्चरल इन्फ्लुएंस ऑफ वन कंट्री ओवर अदर, मतलब कि कल्चरल रिस्पेक्ट कितनी है कंट्रीज़ के लिए, पॉलिटिकल रिस्पेक्ट कितनी है, एंड गुड गवर्नेंस का इंडेक्स कितना है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस कितना है कंट्री का। ये सारी चीज़ें जो आती हैं सॉफ्ट पावर के अंतर्गत आती हैं। सॉफ्ट पावर इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मेजर, ऑब्वियस सी बात है। सॉफ्ट पावर जो है थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट फिनोमिना है, इसलिए इसको क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है कहना चाहिए, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट नहीं है, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है, इसलिए इसको मेजर करना काफ़ी कठिन है। लेकिन फिर भी एक इंस्टीट्यूट है लोवी इंस्टीट्यूट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो लोवी इंस्टीट्यूट है ऑस्ट्रेलिया में जो कि इसको अलग अलग इन्फ्लुएंसेस को कवर करने की कोशिश करता है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस या कल्चरल इन्फ्लुएंस किसी कंट्री का क्या है कैसा है, ठीक है ना। आगे अगर मैं बात करूँ इंडिया और चाइना का कंपैरिजन करें तो चाइना जो है थोड़ा सुपीरियर है सॉफ्ट पावर के केस में इंडिया से। अगर आप देखें तो चाइना मतलब कि इंडिया के केवल 9 ही ऐसे ब्रांड हैं जो कि टॉप 500 ग्लोबल ब्रांड्स की लिस्ट में आते हैं, लेकिन चाइना के 73 ब्रांड्स हैं जो कि ग्लोबल 500 की लिस्ट में आते हैं। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में इंडिया की 37 साइट्स हैं, चाइना की 53 साइट्स हैं,
ठीक है ना। जो पासपोर्ट की वैल्यू है या पासपोर्ट की रिस्पेक्ट है वो भी चाइना के केस में ज़्यादा है, इंडिया के केस में कम है। चाइनीज सिटीजन जो है वो वीज़ा फ्री मूवमेंट 74 कंट्रीज में कर सकते हैं, लेकिन इंडिया के लिए केवल 60 कंट्रीज ही वीज़ा फ्री हैं, ठीक है, ओनली 60 कंट्रीज आर वीज़ा फ्री। देन अगर आप देखें तो गवर्नेंस का इफेक्टिवनेस भी, गवर्नेंस इफेक्टिवनेस इंडेक्स भी जो है वो चाइना के केस में बेटर है, इंडिया के केस में कम है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड एब्सेंस ऑफ वायलेंस और टेररिज्म, इंडिया रैंक्ड 21st एंड चाइना रैंक्ड 15। तो अगर आप देखें तो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हो या इस तरीके से पीस स्टेबिलिटी का इंडेक्स हो, चाइना हमसे कहीं आगे है। तो दैट इज द रीजन वाई जो सॉफ्ट पावर ऑफ चाइना इज मच बेटर एंड मच मोर than that of the soft power of India. I hope you got clarity regarding these things. दूसरा जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है रिक्यूजल ऑफ जजेस। अब क्या है, कई बार हमने देखा होगा कि एक न्यूज़ आती है कि जज रिक्यूज्ड हिमसेल्फ फ्रॉम द केस, जज रिक्यूज्ड हिमसेल्फ फ्रॉम द केस। रिक्यूजल ऑफ जजेस बेसिकली होता है रिमूवल ऑफ वन सेल्फ एज अ जज और पॉलिसी मेकर। जब कोई खुद व्यक्ति खुद को उस पोजीशन से हटा दे, जज की पोजीशन से हटा दे, कि बोले कि नहीं भाई मैं इस केस में जज नहीं बन सकता। फॉर एग्जांपल सपोज चीफ जस्टिस ने कोई बेंच एस्टैब्लिश की और जज ने बोला कि नहीं मैं इस केस को नहीं लड़ पाऊंगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो मेन रीज़न होता है वो होता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का। अब मैं आपको एक बहुत प्यारा केस बताता हूँ जस्टिस एच.एस. कपाड़िया का। जस्टिस एच.एस. कपाड़िया का नाम आपने सुना होगा, नहीं सुना तो गूगल कर लेना। तो जस्टिस एच.एस. कपाड़िया क्या हुआ, एक केस में बैठे एंड द लॉयर, जो लॉयर थी फ्रॉम द मतलब कंटेस्टेंट पार्टी, दैट वाज हर हिज डॉटर। तो उनकी खुद की बेटी एक पार्टी रिलायंस को रिप्रेजेंट कर रही थी, आई थिंक रिलायंस वाज रिप्रेजेंटेड बाय हर। तो उनकी बेटी जो थी शी वाज रिप्रेजेंटिंग द रिलायंस। सो जस्टिस एच.एस. कपाड़िया ही जस्ट सेड दैट नो आई विल नॉट बी हैंडलिंग दिस केस सिंस माई डॉटर इज द लॉयर इन दैट केस। किसी और को नहीं पता था लेकिन उनको तो पता था, एंड ही न्यू दैट ही वुड नॉट बी एबल टू जस्टिफाई हिज बीइंग जज देयर बिकॉज देयर वाज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। इसको कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं, मतलब कि जब आपका भी कुछ रिलेशन, चाहे वो इमोशनल लेवल पे हो चाहे किसी भी लेवल पे रिलेशनशिप हो जाए विद द लिटिगेंट्स एंड ऑल, तो ऐसे में उन्होंने खुद को रिक्यूज़ कर लिया। तो रिक्यूज़ल ये होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि कॉन्स्टिट्यूशन में रिक्यूज़ल के रिटर्न रूल्स मेंशन्ड है, नहीं, रिटर्न रूल्स रिक्यूज़ल के कहीं मेंशन नहीं है। ये जज के ऊपर होता है कि वो खुद को रिक्यूज़ करना चाहता है या नहीं करना चाहता, ठीक है ना। तो इसके रिटर्न रूल्स कहीं पे मेंशन्ड नहीं है। हाँ, इसका एक निगेटिव इम्पैक्ट ये ज़रूर पड़ता है कि इसमें डिले होती है, जो केसेस गेट डिलेड। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जब दोबारा फिर ये सुप्रीम कोर्ट के पास, मतलब दोबारा फिर ये चीफ जस्टिस के पास केस जाएगा और चीफ जस्टिस दोबारा उसमें बेंच बनाएगा, ठीक है ना। तो दैट इज द रीजन वाई द केसेस गेट डिलेड आफ्टर दैट। तीसरी जो न्यूज़ हम पढ़ेंगे वो है द शिकागो कन्वेंशन ऑफ 1944। एक्चुअली बेलारूस के ऊपर आप सबको पता है सैंक्शन हो रहा है। और मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी कि बेलारूस ने एक जो सिविलियन एयरक्राफ्ट था उसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई थी, ठीक है ना। मैंने आपको बताई थी ना ये चीज़ की, रायना वीर करके एक रायना एयर करके है जिसमें कि उन्होंने, तो वो जो इशू इंसिडेंट हुआ था बेलारूस में वो वायलेशन था ऑफ द 1944 शिकागो कन्वेंशन। तो एक बार 1944 का शिकागो कन्वेंशन अगर मैं आपको बताऊं तो इट इज़ इंटरनेशनल सिविल एविएशन कन्वेंशन एज वेल। इट इज़ द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल सिविल एविएशन, इसको इंटरनेशनल सिविल एविएशन का भी कन्वेंशन कहा जाता है, ठीक है ना। एंड दिस इज द शिकागो कन्वेंशन ऑफ 1944। बेलारूस जो है वो सिग्नेटरी स्टेट है एंड इट प्रोहिबिट्स एनी अनलॉफुल इंटरवेंशन अगेंस्ट द सिविलियन एयरक्राफ्ट। तो इट प्रिवेंट्स एनी अनलॉफुल इंटरवेंशन। याद रखिएगा शिकागो कन्वेंशन जो कि आपका इंटरनेशनल सिविल एविएशन कन्वेंशन भी है, 1944 का है, बेलारूस उसका सिग्नेटरी है, एंड इट प्रोहिबिट्स एनी अनलॉफुल इंटरवेंशन अगेंस्ट अ सिविलियन एयरक्राफ्ट। और वही उन्होंने किया, दे इंटरवीन्ड इन द सिविलियन एयरक्राफ्ट इन एन अनलॉफुल मैनर। एंड वैसे भी दूसरे इश्यूज भी हैं क्योंकि बेलारूस में जो है वो डेस्पॉट लुकाशेंको का आपने नाम सुना होगा कि 27 सालों से लगभग ही हैज़ बीन देयर, रिग्ड इलेक्शंस के काफ़ी केसेस वहाँ पे बेलारूस में देखने को मिले हैं। So these separate issues are there, but this was another issue. And बहुत सारे provisions under Article 9 of this convention which permit a sovereign state the right to impose restrictions. And यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं and public safety को देखते हुए ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। And once a flight has landed, the Article 16 provides the host country the right to board, search the aircraft. And this is probably the clause that provided cover for the local authorities to board Mr. Morales aircraft in, मतलब ये तो मैं आपको बता रहा हूँ बाकी चीज़ें इसमें, लेकिन दिस इज़ द कन्वेंशन ऑफ द शिकागो कन्वेंशन 1944। आप इसको मेनली याद रखिएगा।
अब जैसे इसमें शिकागो कन्वेंशन का मैंने आपको बताया कि आर्टिकल 16 ये बोलता है कि यहाँ पे, तो आर्टिकल 16 ये कहता है कि आप शिप एयरक्राफ्ट को सर्च कर सकते हैं, है ना, लेकिन उसको इस तरह से इंटरवीन करके या इस तरीके से आप उसमें अननेसेसरी डिले करके नहीं कर सकते। वो भी करने का एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है, बट बेलारूस डिडंट फॉलोड ऑल दीज थिंग्स, है ना। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं, ठीक है। तो दिस इज द शिकागो कन्वेंशन। आई होप यू गॉट क्लैरिटी एंड कुछ आपको समझ में आया होगा। बैंक्स गेट एसेट्स वर्थ 8,441 करोड़ फ्रॉम ईडी। अब ईडी ने बैंक्स को इतने रुपए का एसेट्स प्रोवाइड किए हैं, जो कि मेहुल चौकसी, नीरव मोदी और विजय माल्या के केस में जितना पैसा उन्होंने लिया है उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी बैंक्स को थोड़ा बहुत ब्रीदिंग स्पेस प्रोवाइड किया है फ्रॉम द ईडी। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट आप सबको पता होना चाहिए एक मल्टी डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन है विच इज मैंडेटेड विद द टास्क ऑफ इन्फोर्सिंग द प्रोविजंस ऑफ 2 फिस्कल लॉज। 2 लॉज को इम्प्लीमेंट कराने का बेसिक काम ईडी का है। पहला जो लॉ है वो है फेमा यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 का, और दूसरा है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 का। फेमा जो है वो एक सिविल लॉ है, याद रखिएगा, दैट इज़ अ सिविल लॉ, यहाँ पे मैंने लिखा भी है, इट इज़ अ सिविल ऑफ फॉर सिविल ऑफेंस केसेस। एंड दूसरा जो मैंने आपको बताया कि पीएमएलए जो है वो आपका एक क्रिमिनल लॉ है। तो दैट इज़ अ थिंग विच यू कैन रिमेंबर रिगार्डिंग दिस। देखो यहाँ पे लिखा है फेमा इज़ अ सिविल लॉ जो कि है, एंड पीएमएलए इज़ अ क्रिमिनल लॉ जहाँ पे आपको पनिशमेंट भी दी जा सकती है, ठीक है, प्रोसिक्यूशन होता है प्रॉपर। तो फेमा एंड पीएमएलए, रिमेंबर दीज टू। अब अगर मैं ईडी की बात करूँ तो ईडी जो है वो 1956 में बना था, तब इसका नाम था इन्फोर्समेंट यूनिट। इन 1956 व्हेन ईडी वाज फॉर्म्ड इट्स नेम वाज इन्फोर्समेंट यूनिट, और इस बेसिकली इसको 1957 में इसका नाम बदला गया। एक साल के बाद 1957 में इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कर दिया गया, ठीक है ना। रिमेंबर दिस थिंग एज वेल। जब ये 1956 में बना था तो तब ये डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंतर्गत था, याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तब ये किसके अंदर था, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंतर्गत था। लेकिन बाद में 1957 में जब इसका नाम बदला गया तो फिर इसको डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंतर्गत कर दिया गया। तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स से शिफ्ट कर दिया गया डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंतर्गत। तो ये भी आप एक चीज़ याद रख सकते हैं। इसके अलावा इसके पास बहुत सारी पावर्स और भी हैं, जैसे ईडी जो है आपका फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स के केसेस को भी देखता है, सुनता है। इसके अलावा पीएमएलए एक्ट के अंतर्गत ये स्पेशल पीएमएलए कोर्ट्स भी असाइन कर सकता है, और अगर पीएमएलए कोर्ट्स का कोई डिसीजन आता है और आपको उसके अगेंस्ट अपील करनी है तो आप हाई कोर्ट में जाकर के अपील कर सकते हो, ठीक है ना। दैट इज अ थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। अब आते हैं मैप ऑफ द डे पे। तो आज का मैप है न्यूजीलैंड का मैप है। क्यों है, क्योंकि कल उसने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीती है। मैंने एक वीडियो भी बनाया है, उसमें 2-4 फैक्ट्स बता दिए हैं टेस्ट से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट लगे मुझे। तो न्यूजीलैंड का अगर आप मैप देखें तो ये आपको मैप दिख रहा होगा। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फिजिकल फीचर जिसको हम सदर्न एल्प्स बोलते हैं, ये याद रखना कि न्यूजीलैंड में एक इंपॉर्टेंट फिजिकल फीचर जिसको हम सदर्न एल्प्स बोलते हैं वो यहाँ पे लोकेटेड है इस तरीके से। एंड इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट जैसे बे है, 2 बे इंपॉर्टेंट है। एक है आपका बे ऑफ प्लेंटी, यहाँ पे लोकेटेड है, दिस इज द बे ऑफ प्लेंटी, ठीक है ना। इसके अलावा यहाँ पे एक हौराकी गल्फ भी है, हौराकी गल्फ भी है, और ग्रेट बैरियर आइलैंड आप देख सकते हैं, ग्रेट बैरियर आइलैंड इज देयर। यहाँ पे ग्रेट बैरियर आइलैंड, हौराकी गल्फ यहाँ पे लोकेटेड है। हॉक्स आई बे, ये दूसरी हॉकाई बे, हॉकी जिसको हम बोलते हैं, हॉक बे बोलते हैं। बे ऑफ प्लेंटी दैट इज अगेन देयर, जो मैंने ऊपर आपको दिखाई। देन यहाँ पे जो नदर्न आइलैंड और सदर्न आइलैंड है, जैसे न्यूजीलैंड के भी 2 पार्ट हैं, नदर्न आइलैंड है, इसको सदर्न आइलैंड बोलते हैं। इन दिनों के बीच में यहाँ पे कुक स्ट्रेट है, देयर इज अ कुक स्ट्रेट लोकेटेड देयर। तो ये कुक स्ट्रेट भी याद रखिएगा, दैट इज लोकेटेड इन बिटवीन द नदर्न आइलैंड एंड सदर्न आइलैंड, ठीक है ना। और यहाँ पे एक बे और है, पेगासस बे इज हेयर, इट इज लोकेटेड एंड दैट इज इंपॉर्टेंट। वैताकी रिवर यहाँ पे लोकेटेड है। लास्ट में देखो यहाँ पे नीचे दिख रही है सदर्न आइलैंड वाले पार्ट में वैताकी रिवर। तो पेगासस बे हमने देखा, हॉकाई बे देखा हमने, एंड बे ऑफ प्लेंटी देखा, हौराकी गल्फ भी देखा, एंड इसके अलावा जो नदर्न आइलैंड और सदर्न आइलैंड के बीच में आपका कुक स्ट्रेट है वो भी हमने देखा, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट मैंने बता दी। प्लीज़ मेक श्योर यू रिमेंबर दीज थिंग। देन यहाँ पे
फोवॉक्स स्ट्रेट भी है यहाँ पे, देखो लास्ट में देखो, यहाँ पे नदर्न आइलैंड था, फिर सदर्न आइलैंड था, और लास्ट में यहाँ पे स्टीवर्ट आइलैंड भी है। देयर इज अ स्टीवर्ट आइलैंड, और उसके बीच में और ये सदर्न आइलैंड के बीच में देखो यहाँ पे फोवॉक्स स्ट्रेट लोकेटेड है, फोवॉक्स स्ट्रेट। सो दैट इज अनदर थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। एंड लेक वाकातीपू यहाँ पे और लेक तियानियू, ठीक है ना, तो लेक तियानियू और लेक वाकातीपू यहाँ पे लोकेटेड है। इंपॉर्टेंट सिटीज़ की बात करूं अगर मैं, तो यहाँ पे क्राइस्ट चर्च सदर्न आइलैंड के पार्ट में क्राइस्ट चर्च है, ये आप सबको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। वेलिंगटन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखो यहाँ पे वेलिंगटन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, देखो यहाँ पे लोकेटेड है ना। और उसके ऊपर यहाँ पे ऑकलैंड, हैमिल्टन, दीज आर इंपॉर्टेंट पार्ट्स। ऑकलैंड हो गया, हैमिल्टन हो गया, ठीक है ना, तो दीज आर द इंपॉर्टेंट पार्ट्स। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस मैप ऑफ न्यूजीलैंड, आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं एडिटोरियल पार्ट में, और पहला एडिटोरियल जो हम डिस्कस करेंगे वो है द जेंडर टेक्नोलॉजी गैप हैज़ टू एंड। अब यहाँ पे जो आर्टिकल में बात की गई है ऑथर द्वारा, वो बात की गई है किस तरीके से जो फीमेल हैं, जो विमेन हैं, उनको टेक्नोलॉजी पूरी तरीके से नहीं प्रोवाइड की जा रही है, या कहना चाहिए टेक्नोलॉजी उनके फेवर में पूरी तरीके से नहीं बनाई जा रही है। ऑथर ने वही कहा है कि ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, ये जो गैप है इन द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर द विमेन, दिस हैज़ टू एंड, इसको एंड करने की ज़रूरत है अगर आप ओवरऑल सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल बेनिफिट चाहते हो कंट्री का। तो अब सबसे पहले ऑथर ने बात की कि अभी कोविड के बाद हमने देखा, स्पेशली कोविड के बाद देखा कि टेक्नोलॉजी का एक्सेस कितना इंपॉर्टेंट है, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो हेल्थ हो, किसी भी फील्ड में अगर आप देखें, चाहे वो जस्टिस ही क्यों ना हो। आपने देखा होगा केसेस कितने सारे ऑनलाइन सुने जा रहे हैं, तो ये सारे केसेस अगर हमने देखे, तो ऑथर ने वही कही कि एक बात क्लियर हो जाती है कि टेक्नोलॉजी की एक्सेस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ऐसे में अगर आप ग्लोबली लिमिट कर दोगे वुमेन को टू द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, दैट विल बी लिविंग देम वेरी मच बिहाइंड। ऑथर का ये कहना है कि ग्लोबल सिस्टम मोबाइल कम्युनिकेशंस की रिपोर्ट के हिसाब से 390 मिलियन वुमेन अभी भी लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज में ऐसी हैं दैट डू नॉट हैव इंटरनेट एक्सेस। 390 million women are still in the low and middle income countries which do not have इंटरनेट एक्सेस। साउथ एशिया में 50% ऐसी विमेन हैं जिनके पास इंटरनेट एक्सेस नहीं है, ठीक है ना। ओनली 65% ओन अ मोबाइल फ़ोन, 65% के पास ही मोबाइल फ़ोन है, मतलब कि 35% तो साउथ एशिया में ऐसी हैं जिनके पास मोबाइल फ़ोन भी नहीं है। एंड इन इंडिया अगर हम बात करें तो ओनली 14.9% ऑफ द वुमेन वर रिपोर्टेड टू बी यूजिंग द इंटरनेट। केवल 15% के आसपास महिलाएं ऐसी इंडिया में जो कि इंटरनेट यूज़ करती हैं। अब यहाँ पे ऑथर ने बोला कि देखो ये जो बहुत सारे माइंडसेट होते हैं, बहुत सारे रीजंस होते हैं जो कि ये डिवाइड है वो डीपेन करते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में अगर आपने देखा होगा तो ऐसा माना जाता है कि विमेन शुड नॉट होल्ड दीज डिवाइसेस एंड ऑल। कई जगहों पे ऐसा पैट्रियार्कल माइंडसेट भी ऐसा होता है जिसमें ये कहा जाता है कि नहीं, लड़कियों को अगर इंटरनेट या महिलाओं को अगर इंटरनेट प्रोवाइड कर दिया तो उनका जो नेचर है वो चेंज होने लगेगा। एंड दिस इज़ अ वेरी वेरी एब्सर्ड स्टीरियोटाइप जो कि बन गया इस देश में। अगर मान लो घर में एक ही फ़ोन है तो वो घर का मेल मेंबर ही पकड़ेगा, दिस इज़ अ श्योरिटी। मैं आपको मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, अगर एक ही फ़ोन होगा घर में, किसी घर में, तो वो कोई ना कोई मेल मेंबर ही होल्ड कर रहा होगा, फीमेल मेंबर नहीं होल्ड कर रही होगी। एंड इसका रीज़न यही है कि उनको ये लगता है कि दे आर बेटर इक्विप्ड टू होल्ड दीज डिवाइसेस, प्लस फीमेल शुड नॉट होल्ड दीज डिवाइसेस इफ दे वांट टू रिमेन पायस एंड रिमेन एवरीथिंग विच दे वांट टू बी। तो कुल मिलाकर के ये जो स्टीरियोटाइप्स हैं, ये जो बिलीफ्स हैं, जो एक पैट्रियार्कल माइंडसेट है, जिन लोगों को लगता है कि, कई लोगों को ये भी लगता है ना जैसे लड़कियों को अगर पढ़ा देंगे तो कल से अरे आप हमसे सवाल पूछने लगोगे, या फिर आप मॉडर्न हो जाओगे, कुछ इस तरीके के भी एब्सर्ड स्टीरियोटाइप्स हैं जो कि इस इंडिया में चल रहे हैं। एंड दैट इज रेंडरिंग मेनी फीमेल बिहाइंड। एंड इस कारण से काफ़ी जो महिलाएं हैं वो पीछे रह रही हैं। दीज आर द थिंग्स। यहाँ पे देखो पूरी ये चीज़ ऑथर ने लिखी है, ऐसा नहीं कि मैंने कुछ अपने से बता रहा हूँ मैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे ऑनलाइन कंटेंट कैन बी डेंजरस फॉर द वुमेन। ऐसा माना जाता है कि ऑनलाइन कंटेंट जो है वो डेंजरस है वुमेन के लिए। एंड गर्ल्स एंड वुमेन हु टेक द मोबाइल फोन्स फेस सस्पिशन एंड अपोजिशन। कई ऐसी महिलाएं भी हैं जिनके पास अगर फ़ोन है तो उनके अगेंस्ट सस्पिशन क्रिएट होता है और अपोजिशन फेस करती हैं फैमिली का वो, ठीक है ना। तो दीज आर द थिंग्स विच आर हैपनिंग इन इंडिया।
ऑथर ने वही कहा कि जो कंसेप्ट ऑफ फेमिनिज्म है वो काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड कंसेप्ट है, उसके अंदर ये इनइक्वालिटीज़ को दूर करना, इंक्लूसिवनेस प्रोवाइड करना, डेमोक्रेटिक, ट्रांसपेरेंट, इगैलिटेरियन सोसाइटी की बात करता है। और फेमिनिस्ट टेक्नोलॉजी, इसको फेमटेक भी कहा जाता है। फेमिनिस्ट टेक्नोलॉजी, फेमटेक इज एन अप्रोच टू टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन दैट इज इंक्लूसिव। वो एक ऐसी अप्रोच है टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग जो कि इंक्लूसिव अप्रोच है और इन्फॉर्म्ड अप्रोच है, ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस थिंग एज वेल। नाउ ऑथर ने यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं कि क्या करना चाहिए और क्या किया जा सकता है। अब ऑथर ने अपने जैसे यूएन वुमेन की बात की है। यूएन वुमेन एक संस्था, आप सबको पता है, जो कि काम कर रही है टुवर्ड द जनरेशनल इक्वालिटी फोरम, है ना। तो जनरेशनल इक्वालिटी के लिए काम कर रही है, जेंडर इक्वालिटी के लिए काम कर रही है यूएन वुमेन। और उनका एम यही है कि बाय 2026 2026 तक जो जेंडर डिजिटल डिवाइड है उसको रिड्यूस करना और यूनिवर्सल डिजिटल लिटरेसी को प्रमोट करना, मतलब डिजिटल लिटरेसी जो है वो यूनिवर्सलाइज करना, ठीक है ना। दीज आर द बेसिक टारगेट्स ऑफ यूएन वुमेन। इसके अलावा इक्वल्स नाम का एक पार्टनरशिप प्रोग्राम भी चल रहा है, जैसे इक्वल्स नाम से, जिसमें मेल और फीमेल को इक्वल करने की बात चलती है। आईसीटी डे का सेलिब्रेशन किया जाता है, जिसमें ये कहा जाता है कि जो इंटरनेट एंड इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है उसका एक्सेस मेल फीमेल को बराबर से होना चाहिए। फिर इनका ये भी प्रयास है कि स्टेम यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स में जो पार्टिसिपेट करने वाली वुमेन है उनके नंबर को भी बढ़ाया जाए, ठीक है ना। तो केवल टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं, उसकी स्टडी को भी मतलब इगैलिटेरियन करना है, उसकी स्टडी में भी इक्विटी लानी है, ठीक है ना। तो दैट इज़ द एम विच इज़ देयर। इसके अलावा ऑथर ने ये भी कहा है कि अगर आप मतलब लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़ में मोबाइल इंटरनेट प्रोवाइड करा दो वुमेन को, तो लगभग इकोनॉमी जो है उसको $700 बिलियन का पुश मिलेगा अगले 5 सालों के अंतर्गत। एंड ऑब्वियस सी बात है, वुमेन एंड गर्ल्स जो हैं दे फॉर्म द 50% ऑफ द पॉपुलेशन। अगर आप 50% ऑफ द पॉपुलेशन को इनफ रिसोर्सेज प्रोवाइड नहीं करते हो तो दैट इज़ द मेजर इशू। वही सबसे बड़ा इशू रहेगा कि फिर किस तरीके से आप एक्सपेक्ट करते हो कि महिलाएं ढंग से काम कर पाएंगी, ठीक है ना। वहीं ऑथर ने एक और दिया है, जैसे कि ऐप स्टोर में अगर आप जा करके देखो, जहाँ पे 2 मिलियन से ज़्यादा ऐप्स हैं, बट मोस्ट ऑफ देम केटर टू द यंग मैन, है ना। यंग मैन को टारगेट करते हैं। गेम्स अगर देखो तो न्यूज़ में जो रहता है हमेशा मेल टारगेटेड गेम्स भी रहते हैं। ऐसा नहीं आपने देखा होगा कि फीमेल टारगेटेड गेम्स, जैसे पबजी ही न्यूज़ में आया, कोई ऐसा फीमेल टारगेटेड गेम नहीं न्यूज़ में आया कि हाँ ये देखो ये ऐसा गेम था जिसको लड़कियां बहुत खेलती थी। तो वही वाली बात है कि जो ऐप्स भी है ना वो टारगेट करते हैं मेल पॉपुलेशन को। सो दैट इज द थिंग दैट शुड नॉट हैपन। ऑथर ने सजेशन ये दिया कि क्यों नहीं भैया आप ऐसे ऐप्स बनाते हैं जो कि फीमेल को केटर करें, टेली मेडिसिन, टेली एजुकेशन फॉर फीमेल, इस तरीके से कोई चीज़ें आप बनाओ, है ना। दीज आर द सॉल्यूशंस, सजेशंस। Women and girls do not have the same access to these technologies as men and boys, nor are these available at the same price. That is not acceptable. ऑथर का कहना है कि जो सेम ऐप्स हैं वो अवेलेबल नहीं है, फीमेल को केटर करने वाले ऐप्स नहीं बन रहे हैं, प्लस प्राइजेस भी डिफरेंट हैं, और ये सारी चीज़ें हैं वो एक्सेप्टेबल नहीं है। दिस इज व्हाट द ऑथर सेज। दूसरा जो आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ अ यूनिफाइंग इफेक्ट। बहुत प्यारा आर्टिकल है, बहुत शॉर्ट में, बहुत क्रिस्प तरीके से मैं आपको बता दूंगा। हुआ क्या है, रिसेंटली तमिलनाडु गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट टर्म का यूज़ करना बंद कर देंगे इन द ऑफिशियल कम्युनिकेशंस। सेंट्रल गवर्नमेंट टर्म वो यूज़ नहीं करेंगे, रादर दे विल यूज़ यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है ना। अब ऑथर ने यही चीज़ वहाँ पे बताई है कि जो यूनियन गवर्नमेंट टर्म है, यूनियन टर्म है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में यूज़ हुआ था, और एक्चुअल में यही चीज़ है जो कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब कि ब्यूटी को एक्सप्लेन करती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने पूरे डिबेट में एक बार भी ये चीज़ एग्री नहीं की, और पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी सेंट्रल गवर्नमेंट टर्म यूज़ नहीं किया है। तो ऑथर ने वही कहा है कि जब पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आप देखो तो सेंट्रल गवर्नमेंट टर्म कहीं पे भी यूज़ नहीं किया गया है, तो एक्चुअली में जो ये डिसीजन है तमिलनाडु का वो काफ़ी अच्छा डिसीजन है, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़, कॉन्स्टिट्यूशनल इथोस को दोबारा से जगाने का काम कर रहा है। आर्टिकल 1 इंडिया कहता है कॉन्स्टिट्यूशन का, इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, है ना। ये चीज़ कहने का कारण क्यों, क्योंकि कहा जाता है कि इंडिया इज अ इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन है, मतलब स्टेट्स यहाँ से जा नहीं सकते। यही चीज़ जो BR अम्बेडकर जी थे उन्होंने ये चीज़ क्लियर भी की थी, है ना। ही गेव इट वेरी इम्फेसिस दैट कि इंडिया से सिसेशन नहीं हो सकता है, स्पेशली आफ्टर सीइंग द केस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर,
इन बहुत सारे स्टेट्स और क्रिएट कर रहे थे प्रॉब्लम, उनको देखते हुए तो ये मैंडेटरी हो गया था कि इंडिया से सेसेशन बिल्कुल पॉसिबल ना रहे। एंड ये था। एंड द पार्टीशन एंड वायलेंस ऑफ 1947, जो पार्टीशन हुआ, जो वायलेंस हुआ 1947 में इन कश्मीर, इट फोर्स द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू रिवाइज इट्स अप्रोच एंड इट रिजॉल्व इन फेवर ऑफ अ स्ट्रॉन्ग सेंटर। तो स्ट्रॉन्ग सेंटर रखने का कारण यही था कि जो वायलेंस उन्होंने देखा, जो उन्होंने पार्टीशन सेसेशन के लिए जो आवाज़ें देखी, इन सब के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि जो सेंटर रहेगा दैट शुड रिमेन स्ट्रांग। ठीक है ना। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो यहाँ से सेसेशन की पॉसिबिलिटी थी उसको ख़त्म किया। बी आर अम्बेडकर जी ने ये चीज़ क्लियर भी की कि इंडिया, द वर्ड यूनियन जो है वो इसीलिए यूज़ किया गया है ताकि जो नेगेटिव कंसेप्ट ऑफ सेसेशन है उससे हम छुटकारा पा सकें। ठीक है, तो वही चीज़ ऑथर ने यहाँ पे आर्टिकल में बोली कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट जब आप टर्म यूज़ करते हो तो वो एक सेंट्रलाइजिंग पावर, सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी के रूप में आता है, और शायद इसीलिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कहीं पे भी सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंटर, इस तरीके से शब्द नहीं यूज़ किए थे, है ना। उन्होंने यूनियन गवर्नमेंट, यूनियन ऑफ इंडिया, ये शब्द यूज़ किए थे। तो ऑथर ने वही कहा है कि ये शब्द ही यूज़ होने चाहिए, एंड इनमें जो पावर है वो ज़्यादा पावरफुल है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ को ये ज़्यादा प्रमोट करते हैं। सो हैट्स ऑफ टू तमिलनाडु फॉर थिंकिंग अबाउट दैट, है ना। तो इसी चीज़ में सोची, अच्छी बात है। ब्लेंडेड लर्निंग वोंट वर्क। अब यहाँ पे ऑथर ने आर्टिकल लिखा है ब्लेंडेड लर्निंग के ऊपर। तो यूजीसी ने, यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने रिसेंटली प्रपोज किया है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को कि वो 40% ऑनलाइन कोर्स, कोई भी अगर कोर्स है तो उसका 40% पार्ट तो ऑनलाइन रखें और 60% पार्ट ऑफलाइन रखें। अब जो ये है ऑनलाइन और ऑफलाइन की एक ब्लेंडिंग, ठीक है ना। तो दिस इज द कंसेप्ट नोट विच हैज बीन सर्कुलेटेड बाय यूजीसी कि अगर आपने कोई कोर्स स्टार्ट करना है तो आप 40% उसका ऑनलाइन रखें एंड 60% रिमेनिंग जो है वो ऑफलाइन रखें। बहुत सारे इसके एडवांटेज उन्होंने दिए हैं, एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे लिखा है दिस लर्निंग पेव्स द वे फॉर इंक्रीज स्टूडेंट इंगेजमेंट इन लर्निंग। पहला उन्होंने कहा है कि इससे स्टूडेंट इंगेजमेंट बढ़ेगा। फिर उन्होंने कहा है कि इनहेंस्ड स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन, इससे स्टूडेंट टीचर का इंटरेक्शन भी बढ़ेगा। फिर उन्होंने ये कहा कि इससे इम्प्रूव्ड स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स एंड मोर फ्लेक्सिबल टीचिंग, ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो पाएगी टीचिंग, लर्निंग इन्वायरमेंट ज़्यादा फ्लेक्सिबल रहेगा। द नोट ऑल्सो एनलिस्ट अ फ्यू अदर की बेनिफिट्स, जैसे कि इंक्रीज्ड अपॉर्चुनिटी फॉर इंस्टीट्यूशनल कोलैबोरेशन, मतलब आप इंस्टीट्यूशनल लेवल पे कोलैबोरेट कर सकते हैं, वीसी के माध्यम से आप कर सकते हैं, बहुत आसान रहता है, ठीक है ना। डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम्स ईजी हो जाएंगे। सेल्फ लर्निंग एक्रूइंग थ्रू ब्लेंडेड लर्निंग, तो इससे सेल्फ लर्निंग काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस होगी। इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा है इट शिफ्ट द रोल ऑफ द टीचर फ्रॉम बीइंग अ नॉलेज प्रोवाइडर टू अ कोच एंड मेंटर। तो उन्होंने ये कहा कि जो ब्लेंडेड लर्निंग है इससे जो टीचर है वो मेयरली एक नॉलेज प्रोवाइडर नहीं रहेगा, बल्कि वो कोच और मेंटर की तरह, लाइफ में एक तरीके से गाइड की तरह काम करेगा, ठीक है ना। दिस इज व्हाट दिस यूजीसी कंसेप्ट नोट इज क्लेमिंग। And this note also says that it will enable the teachers to have a greater influence and effect on students. इसका impact ज़्यादा पड़ेगा स्टूडेंट्स के ऊपर, ऐसा उनका ये कहना है। फर्दर एज अगेंस्ट द ट्रेडिशनल क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस, जो कि टीचर डायरेक्टेड रहता है। ऑथर का कहना है कि जो टीचर डायरेक्टेड, जब क्लासरूम में स्टडी होती है तो टीचर डायरेक्टेड रहती है, तो जो ब्लेंडिंग आ जाएगी तो ये टीचर डायरेक्टेड से लेकर के स्टूडेंट ड्रिवन हो जाएगा। नाउ बीएल जो है वो स्टूडेंट ड्रिवन हो जाएगा एंड बॉटम अप अप्रोच, ऑथर ने इसको बोला है बॉटम अप अप्रोच, ठीक है ना। एंड फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, इवैल्यूएशन पैटर्न में फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच है, टेक्नोलॉजी को इनकम्पास कर रही है, सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। ऑथर ने लेकिन ऐसे कुछ चैलेंजेस बताए हैं। चैलेंजेस क्या बताए उन्होंने, ये कहा कि ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन, यानी आईशे का जब सर्वे आप देखें तो उसमें रिपोर्ट आती है कि 60%, 60.56% ऑफ द 42,343 कॉलेजेस इन इंडिया लोकेटेड इन रूरल एरियाज। 61% तो कॉलेजेस ऐसे हैं जो कि रूरल एरियाज में लोकेटेड हैं, ठीक है ना। एंड उनमें से 78.6% ऐसे हैं जो कि प्राइवेटली मैनेज्ड हैं। कैन दीज कॉलेजेस सक्सेसफुली इंप्लीमेंट ब्लेंडेड लर्निंग, क्या ये ब्लेंडेड लर्निंग इंप्लीमेंट कर पाएंगे, ठीक है ना। या फिर अगर कर पाएंगे तो क्या कॉस्ट होगी एजुकेशन की, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन, फीस कितनी रहेगी, फीस स्ट्रक्चर कितना रहेगा, ये पहला इशू है। दूसरा इन्होंने ये कहा कि
ऐसी कंडीशन में केवल बड़े जो कॉर्पोरेट्स हैं, जो बड़े कॉर्पोरेट्स कॉलेजेस मेंटेन कर रहे हैं, वो तो अच्छी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन जो छोटे कॉर्पोरेट हाउसेज हैं या जो जिनका इतना एडवांटेज बेनिफिट नहीं है, वो ढंग से काम नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज़ उन्होंने ये कही है कि जो इंटरनेट पेनिट्रेशन है इंडिया में, वो केवल 45% है। इन इंडिया ओनली 45% ऑफ पॉपुलेशन इज इंटरनेट पेनिट्रेटेड। तो ऐसे में जो रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन है उसका क्या होगा, है ना, वो कैसे काम करेगी? जिनके पास स्मार्टफोन्स नहीं है वो कैसे काम करेंगे, लैपटॉप नहीं है, उनके लिए क्या सोचा है आपने? देन थर्ड, द बीएल लीव्स लिटिल रूम फॉर ऑल राउंड फॉर्मेशन ऑफ द स्टूडेंट दैट इंक्लूड द डेवलपमेंट ऑफ देयर इंटेलिजेंट कोशेंट, इमोशनल कोशेंट, सोशल कोशेंट। तो बीएल में क्या है, जब आप ऑब्वियस सी बात है मशीनों के सामने से जब आप पढ़ते हो या टेक्नोलॉजी का यूज जब आप करते हो, तो आपका इमोशनल इंटेलिजेंस या कहना चाहिए कि जो सोशल कोशेंट है वो वीक रह जाता है, वो अच्छे से डेवलप नहीं हो पाता। तो ये भी एक इशू है जो कि ऑथर ने यहाँ पे उठाया है। इसके अलावा ऑथर ने एक और इंपॉर्टेंट इशू उठाया कि जो टीचर और स्टूडेंट का इंटरेक्शन है जो होता है, उससे एक जो रिलेशनशिप डेवलप होता है प्रोफेसर और स्टूडेंट्स के बीच में, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और टेक्नोलॉजिकली वो इतना ज़्यादा डेवलपमेंट या इमोशनली कनेक्ट नहीं हो पाता। सो दैट विल नॉट वर्क अगेन। व्हाट आर द रिकमेंडेशंस गिवन बाय द ऑथर? तो ऑथर ने बहुत सारे रिकमेंडेशन दिए। पहली चीज़ तो कि ब्लेंडेड जैसे प्रोग्राम, कोई भी ऐसा करना है आपको ऑनलाइन प्रोग्राम, तो उसके लिए सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि टेक्नोलॉजी का पेनिट्रेशन पूरा रहे, बैंडविड्थ पूरी रहे, यानी कि इंटरनेट कनेक्टिविटी पूरी प्रोवाइडेड रहे, और ये सब चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाए, इसके ऊपर कोई अलग से कॉस्ट ना रहे। ठीक है ना? इसके अलावा डिजिटल लर्निंग के ट्रेनिंग के मैसिव डिजिटल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आप अरेंज करके रखो फॉर टीचर्स एज वेल, कि किस तरीके से ऑनलाइन आपको कोलैबोरेट होना है, उनके लिए उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करो। देन ये एक और चीज़ कि टीचर स्टूडेंट का रेशियो इंप्रूव करो, मतलब कि जो नंबर ऑफ टीचर्स हैं वो कम है अभी, तो उनको भी आप ज़्यादा से ज़्यादा अपॉइंट करने की कोशिश करो, टीचर स्टूडेंट रेशियो को इंप्रूव करो। करिकुलम को डिसेंट्रलाइज्ड बनाओ, है ना, बॉटम अप्रोच वाला आप करिकुलम बनाओ, एंड टीचर को जो उसकी रोल है उसको उसमें रहने दो। टीचर का रोल चेंज करने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। ये भी बात है कि कई जैसे लोग कोशिश करते हैं कि टीचर का रोल एज अ फ्रेंड, एज अ वो, ठीक है, सारी चीज़ें अपनी जगह है, लेकिन एक टीचर का जो ऑरा होना चाहिए, एक टीचर का जो दबदबा होना चाहिए, वो भी रहना चाहिए। मेरे हिसाब से तो वो रहना चाहिए, अदरवाइज फिर स्टूडेंट्स बहुत लाइटली लेने लगते हैं, है ना। और ऐसी उम्र रहती है वो कि आप ज़्यादा ये चीज़ें, भाई देखो, अपना भला बुरा अगर हर व्यक्ति सोच ही पाता तो फिर गुरु की या टीचर की जरूरत नहीं पड़ती, है ना। जैसे आप लोग को अगर अगर बिल्कुल कोई डाउट नहीं हो तो आप मेरा वीडियो नहीं देखेंगे, है ना। थोड़ा बहुत आपको मेरी ज़रूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि आपको लगता है कि यार ये चीज़ें मैं यहाँ ज़्यादा अच्छे से या ज़्यादा अच्छे से समझ पाऊंगा, इसलिए मैं इसको देख रहा हूँ, है ना। तो वो चीज़ है, जब आपको यही लगने लगेगा कि यार ये तो कोई काम का कंटेंट मिल ही नहीं रहा है, तो आप you will not waste your time, and that is the thing that should not happen, and teacher should make some extra efforts as well to create that difference, ताकि वो difference रहे और वो व्यक्ति सीखने के लिए मतलब कि उत्सुक भी रहे। तो these are the things that must happen, and government must think of overhauling the curriculum and school level as well as the higher educational level, and periodical discussions होने चाहिए। ओवरऑल एजुकेशन करिकुलम को ओवरहॉल करने की ज़रूरत है, एंड डिस्कशंस करने की ज़रूरत है ना। दीज आर द थिंग्स विच विल रिवाइटलाइज दिस इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एज वेल एज दिस ब्लेंडेड लर्निंग। करने से पहले बहुत सारे जो मतलब कहना चाहिए बैकलॉग्स है वो कवर करो, उसके बाद आप ब्लेंडेड लर्निंग को आगे बढ़ाओ। आगे मूव करते हैं। आईएएफ एंड नेवी मैच द स्किल्स विद यूएस टीम। तो यहाँ पे आईएएफ इंडियन एयरफोर्स और नेवी ने मिल करके यूएसए के साथ पासएक्स एक्सरसाइज की है। पासएक्स एक्सरसाइज का मतलब आप समझते हो कि नहीं समझते? पासएक्स एक्सरसाइज या पासेज एक्सरसाइज जब लिखा रहता है इसका मतलब होता है कि कोई शिप रहा होगा यूएस का जो कि पास कर रहा होगा इंडियन ओशन रीजन से, और जब पास कर रहा है उस समय उन्होंने एक्सरसाइज की। तो यही हुआ था यहाँ पे। जो यूएस कैरियर स्ट्राइक ग्रुप है, यूएस कैरियर स्ट्राइक ग्रुप, यूएस नेवी का कैरियर स्ट्राइक ग्रुप USCGC रोनाल्ड रीगन, इसका नाम है यूएस कैरियर स्ट्राइक ग्रुप रोनाल्ड रीगन। ये यहाँ पे इंडियन ओशन रीजन से ट्रेवल कर रहा था, तब पासएक्स एक्सरसाइज हुई इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स के साथ, ठीक है ना। तो दैट इज द थिंग विच यू कैन रिमेंबर। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है जिनको हमको डिस्कस करना है। ग्रे मैटर लॉस सीन आफ्टर कोविड। तो कोविड के बाद एक नई रिसर्च हुई है जिसके में पता चल रहा है कि ग्रे मैटर का लॉस हो रहा है। एंड ग्रे मैटर का लॉस होना मतलब कि जो आपकी मेमोरी है उसका लॉस होना, एंड मेमोरी रिलेटेड रीजन्स में लॉस होना, और आपको जो याददाश्त है थोड़ा कमज़ोर होने लगे। दिस इज़ वॉट द रिसर्च इज गोइंग ऑन एंड इट इज़ नॉट येट पीयर रिव्यूड। इस रिसर्च को सही नहीं मानना है। न्यूज़ में था, मैंने आपको बता दिया, ग्रे मैटर से रिलेटेड चीज़ थी, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि
ग्रे मैटर जो रहता है वो ज़्यादातर ये मेमोरी और ये सब चीज़ों से रिलेटेड रहता है, और जिनका ग्रे मैटर कम होता है उनमें फिर बॉडी मास इंडेक्स में प्रॉब्लम आती है, ब्लड प्रेशर थोड़ा बढ़ जाता है और डायबिटीज़ का खतरा बढ़ जाता है। एंड द लॉस ऑफ ग्रे मैटर इज़ इन मेमोरी रिलेटेड रीजन्स। अगर मेमोरी रिलेटेड रीजन्स में हुआ है तो फिर आपको डिमेंशिया के खतरा रहता है, डिमेंशिया नहीं, भूलने की बीमारी, ये सब चीज़ें हो सकती हैं फिर आपको, ठीक है ना। दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे मूव करते हैं। सीसीआई प्रोब्स गूगल फॉर अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस। सीसीआई यानी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, 2002 में एक्ट आया था, कंपटीशन कमीशन एक्ट आया था, जिसके तहत इसको बनाने की प्रोसेस 2003 में शुरू हुई, लेकिन फोर्स में जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया आया वो 2009 से आया। तो 2009 से ये फिर फोर्स में आया, 2003 में प्रोसेस शुरू हुई, 2002 में उसका एक्ट आया था और 2009 में फाइनली ये फोर्स में आया, ठीक है ना। यहाँ पर दिक्कत ये है कि जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की लगी कि जो प्री इंस्टॉल ऐप्स जो आते हैं जो गूगल रिलेटेड, गूगल मतलब कहना चाहिए प्ले स्टोर से, और एंड्रॉयड जो टीवीज़ हैं, एंड्रॉयड टीवीज़ में गूगल ऑलरेडी देयर, गूगल इज़ ऑलरेडी देयर, गूगल सर्च इज़ ऑलरेडी एक्टिवेटेड देयर इन ऑल दीज थिंग्स। जो डिफ़ॉल्ट सर्च रहता है वो गूगल का रहता है। तो ये जो है ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है, ये डोमिनेंट पोजीशन को यूज़ कर रहे हैं, ऐसा सीसीआई का कहना है। एक्चुअली में देयर इज़ अ कॉम्पिटिशन एक्ट और उसका सेक्शन 4 जो है, सेक्शन 4 जो है कॉम्पिटिशन एक्ट का, सेक्शन 4 सब सेक्शन 2 उसका क्लॉज 2 सब सेक्शन ए। तो 4(2)A जो है वो कंपटीशन कमीशन एक्ट का जो है वो रेगुलेट करता है दैट कि जो डोमिनेंट पोजीशन है उसको यूज़ करना। तो सेक्शन 4 ऑफ द एक्ट इट पर्टेन्स टू द अब्यूज़ ऑफ द डोमिनेंट पोजीशन। वही कहा जा रहा है कि गूगल जो है वो अपनी डोमिनेंट पोजीशन का मिसयूज़ कर रहा है टीवी, टेलीविज़न और मोबाइल फ़ोन्स में, ठीक है ना। तो दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग देयर इन दिस रिगार्ड। सो न्यूजीलैंड हैज़ वॉन द फर्स्ट वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप। कहाँ हुआ था? साउथहैम्पटन में हुआ था, इंग्लैंड में, याद रखिएगा। और ये न्यूट्रल वेन्यू था दोनों कंट्रीज़ के लिए जहाँ पर ये हुआ था। कल मैंने यहाँ मैप में एक चीज़ आपको बोल दी थी, आई थिंक ईरान को कुवैत टच करता है, मैंने बोला था ऐसा, बट ईरान को कुवैत टच नहीं करता है। दिस इज़ व्हाट यू कैन इग्नोर फ्रॉम यस्टरडेज लर्निंग ऑफ द मैप्स, जो मैंने ये बोला था, ठीक है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। सो दैट इज़ इट फॉर द डे फ्रेंड्स। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।